स्वागत है आपका एमएसपी द लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं विमल जैन और इस लेक्चर में हम लेके आए हैं रिवीजन टेस्ट पेपर राजनीति विज्ञान कक्षा 11वीं के बाकी के 3 प्रश्न। इसके पहले के 2 लेक्चर में हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न और बाकी के 5th क्वेश्चन से लेके 18th क्वेश्चन तक के सारे प्रश्न के हल सॉल्यूशन उपलब्ध करा चुके हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा पहले देख लें। और इस वीडियो में हम बताएंगे आपको प्रश्न क्रमांक 19, 20 और 21 का सॉल्यूशन। तो ये तीनों प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, आप हमारे साथ देखते रहिए इस वीडियो को। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 19, और प्रश्न क्रमांक 19 आपके पेपर का है, किसी विधेयक को कानून बनने के लिए किन किन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है लिखिए, अथवा दल बदल को विस्तार से समझाइए। तो इसमें हम आपको दल बदल को विस्तार से समझाने वाले हैं। दल बदल क्या होता है ना, क्योंकि जब भी कोई पार्टी अपनी सदस्यता छोड़ के दूसरी पार्टी में जाती है उसको दल बदल कहते हैं। तो ये क्या है, इसकी पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। तो शुरू करते हैं आंसर। विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के टिकट से चुने जाते हैं। यदि चुने जाने के बाद वे अपनी पार्टी छोड़ना चाहें तो क्या होगा। स्वतंत्रता के काफ़ी समय बाद तक यह समस्या बनी रही। अंततः दलों में इस बात पर सहमति बनी कि किसी दल के टिकट पर निर्वाचित विधायक या सांसद को दल बदल करने से रोका जाना चाहिए। इसके लिए 1985 में संविधान का 52वां संशोधन किया गया। इसे दल बदल निरोधक कानून कहते हैं। इसे बाद में 91वें संविधान संशोधन द्वारा दोबारा संशोधित किया गया। सदन का अध्यक्ष दल बदल से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय लेता है। यदि यह सिद्ध हो जाए कि किसी सदस्य ने दल बदल किया है तो उसके सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त ऐसे पहलू को किसी भी राजनीतिक पद जैसे मंत्री ऐसे दल बदलू को किसी भी राजनीतिक पद जैसे मंत्री के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। दल बदल क्या है, यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित न हो या दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे दे तो उसे दल बदल कहते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति जो अपनी पार्टी की बात न माने तो उसको दल बदल कहते हैं। यानी अपनी पार्टी छोड़ के किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर षड्यंत्र करे या दूसरी पार्टी के साथ मिलकर काम करे तो ऐसी स्थिति में उसे दल बदल कहा जाएगा। और इसका जो अंतिम डिसीजन है वो लोकसभा या विधानसभा के अध्यक्ष के हाथ में होता है, तो वो देते हैं। तो इस प्रकार से ये दल बदल को विस्तार से समझाइए, उसका ये आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 20, जिसमें हम देखेंगे अगले प्रश्न का उत्तर। और प्रश्न क्रमांक 20 है आपका, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन कीजिए अथवा देश में वित्तीय आपातकाल पर एक नोट लिखिए। तो इसमें हम आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन यानी महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन बताएंगे कि महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन कैसे होता है। तो यह है प्रश्न आपका, भारतीय संविधान में इस प्रक्रिया को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। और महाभियोग प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव तब लाया जाता है जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार, अक्षमता, यहाँ पे अक्षमता है, अक्षमता साबित हो। नियमों के मुताबिक महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यानी महाभियोग प्रस्ताव संसद के 2 सदनों में से लोकसभा, राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। लेकिन लोकसभा में पेश करने के लिए कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। और राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग है तो उसे 14 दिन पहले नोटिस भी देना होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला रहे हैं तो उसे 14 दिन पहले पूर्व सूचना देनी होती है कि उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आ रहा है। फिर इसके बाद अध्यक्ष प्रस्ताव को स्वीकार कर लें तो 3 सदस्य की समिति बनाकर आरोपों की जांच की जाती है। यानी अध्यक्ष या जो राज्यसभा के सभापति होते हैं उनके हाथ में होता है कि वो प्रस्ताव को स्वीकार करें या ना करें। तो अगर वो प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाती है और उन आरोपों की जांच करवाई जाती है जो भी सांसदों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। और उस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और व्यक्ति शामिल होते हैं जिन्हें स्पीकर या अध्यक्ष उस मामले के लिए सही माने। यानी ऐसे व्यक्ति को उसमें लिया जाता है, एक तो सुप्रीम कोर्ट के जज को या और हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस को, और एक ऐसा व्यक्ति जिसे स्पीकर या अध्यक्ष सही माने। जांच पूरी हो जाने के बाद समिति अपनी रिपोर्ट स्पीकर या अध्यक्ष को सौंप देती है जो उसे अपने सदन में पेश करते हैं। अगर जांच में पदाधिकारी दोषी साबित हो तो सदन में वोटिंग कराई जाती है। यानी जो भी पदाधिकारी जिसके खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव आया था, यानी राष्ट्रपति हों या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हों या हाई कोर्ट के न्यायाधीश हों, तो सदन में वोटिंग कराई जाती है। और प्रस्ताव पारित होने के लिए उसे सदन की कुल सदस्यों का बहुमत यानी वोट देने वाले सांसदों के कम से कम 2/3 समर्थन मिलना जरूरी है। अगर दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। यानी ये मैंने महाभियोग प्रस्ताव का लिख दिया, क्वेश्चन
थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा एकदम से, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन है। तो इसमें राष्ट्रपति के लिए भेजा जाता है अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के खिलाफ कोई प्रस्ताव आया है तो राष्ट्रपति के लिए भेजा जाता है। और अगर राष्ट्रपति के खिलाफ है तो उसे 14 दिन पर पूर्व सूचना दे दी जाती है। और यदि विधेयक सदन में पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को उस दिन से नोटिस भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति का उपस्थिति एक पत्र माना जाता है। किस भेजा जाता है? क्योंकि किसी को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, यानी कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से रिलेटेड है। तो आप यहीं तक खत्म कर सकते हो कि राष्ट्रपति उस पद से हटाया माना जाता है। और भारत में आज तक किसी का को महाभियोग लाकर नहीं हटाया गया, क्योंकि इससे पहले के सारे मामले में कार्यवाही कभी पूरी न हो सकी। तो कोई भी ना तो राष्ट्रपति के खिलाफ अभी तक महाभियोग ला के हटाया जा सका है और ना ही किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को अभी तक महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सका है। तो ये महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 21। प्रश्न क्रमांक 21 है, संविधान की 5 प्रमुख विशेषताएं लिखिए अथवा संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं लिखिए। तो इसमें हम संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानेंगे। जैसा कि लिखा है, संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहली विशेषता, लिखित एवं विस्तृत संविधान। भारतीय संविधान लिखित एवं विस्तृत संविधान है। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ, 22 भाग एवं ये 450 से ज़्यादा अनुच्छेद और हैं। विश्व का विशाल एवं विस्तृत संविधान है। फिर दूसरा है, कठोर एवं लचीलेपन का अद्भुत सम्मिश्रण। भारतीय संविधान में कठोरता एवं लचीलेपन का अद्भुत, ये समस्याएं नहीं है, सम्मिश्रण है, थोड़ी सी टाइपिंग में गड़बड़ हो गई है, अद्भुत सम्मिश्रण है। कुछ कानून इसके साधारण बहुमत से पारित हो जाते हैं, तो कुछ कानूनों को पारित कराने के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो कुछ कानूनों के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से ज़्यादा राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। फिर तीसरी विशेषता है, विभिन्न स्रोतों से विहित। भारतीय संविधान विश्व के अनेक संविधानों का अध्ययन करने के बाद तैयार किया गया। अतः यह संविधान में विभिन्न स्रोतों से विहित है। इसमें अशुद्धियाँ थोड़ी सी ज़्यादा हो गई हैं टाइपिंग में। स्रोतों से विहित है, जैसे ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली, अमेरिका से महाभियोग प्रणाली, कनाडा से सशक्त संघ के साथ केंद्र की व्यवस्था, जर्मनी से आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं। नेक्स्ट, सरकार का संसदीय रूप। तो सरकार का संसदीय रूप अपनाया। संविधान तैयार किया जा रहा था तब संविधान सदस्यों के सामने दुविधा थी कि कौन सी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाया, संसदात्मक शासन प्रणाली। आखिरकार हमने संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया, क्योंकि ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली मौजूद थी और ब्रिटेन के हम औपनिवेशिक गुलाम थे, तो उसी की हमें आदत थी। तो हमने सोचा कि वही प्रणाली हमारे लिए बेस्ट रहेगी, तो हमने संसदात्मक शासन प्रणाली को ही अपना लिया। उसके बाद एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। तो भारतीय संविधान में एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका का वर्णन है, यानी हमारे देश की न्यायपालिका एकीकृत है और स्वतंत्र है। इसका अर्थ है कि न्यायपालिका में सरकार के अन्य अंग यानी विधायिका, कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। और जो न्यायपालिका का प्राइमेट चलता है वो इस तरीके से कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंडर में हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर में अन्य डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, और बाकी के उसके अंडर में बाकी के सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो इस तरीके से हमारे एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका मतलब एक के अंडर में दूसरा है। तो इस तरीके से एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। इसके बाद नेक्स्ट है एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का अपनाया गया है और एकल नागरिकता का प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया। भारत में अमेरिका से जैसी दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। भारत में कोई भी नागरिक भारतीय नागरिक कहलाता है, ना कि किसी राज्य का नागरिक। अमेरिका में दोहरी नागरिकता प्रावधान है, यानी एक व्यक्ति अमेरिका का नागरिक होता है और अमेरिका के साथ साथ वहाँ के एक राज्य का नागरिक होता है। जैसे मान लो वाशिंगटन डीसी का कोई व्यक्ति है तो वाशिंगटन डीसी राज्य का नागरिक होगा और अमेरिका का नागरिक होगा। फ्लोरिडा का नागरिक है तो फ्लोरिडा का नागरिक कहलाएगा, अमेरिका का नागरिक कहलाएगा। हमारे यहाँ ऐसा प्रावधान नहीं है। हमारे यहाँ व्यक्ति मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का या राजस्थान का नागरिक नहीं कहलाता, वो सिर्फ भारतीय नागरिक कहलाता है। तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता को अपनाया गया है। तो इस तरीके से ये संविधान की प्रमुख विशेषताएं, 5 विशेषताएं कंप्लीट हुई और उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत सहायता मिली होगी। और इस तरीके से हमारे राजनीति विज्ञान कक्षा 11वीं की ये सीरीज कंप्लीट हुई और आप बढ़िया मन लगा के पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें, पेपर करें मस्ती से। धन्यवाद।